Good morning, everyone. Welcome back. So, in this session, we are going to revise chapter 3 Charge of GST. Charge of GST. Basically, इस chapter के अंदर what we are going to cover, how we are going to determine that whether any particular supply is intrastate or interstate. इसके अलावा charging section we are going to understand in this chapter. What is charging section? बेसिकली आपने चैप्टर 2 के अंदर ये तो डिटरमाइन कर लिया कि सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा तो लेवी एंड कलेक्शन कैसे होगा। गवर्नमेंट का लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कलेक्ट करना। कैसे करेगी? सो चार्जिंग सेक्शन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। अलोंग विद दिस वी आर आल्सो गोइंग टू कवर कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन है, कंप्लायंसेज बर्डन ज्यादा है, तो छोटे व्यापारियों को लिए कंपोजिशन स्कीम है। ओके, सो दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू रिवाइज इन चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू रिवाइज अलोंग विथ यू इन दिस चैप्टर, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी सप्लाईज इन टेरिटरी वाटर, Section 9 of the CGST levy and collection of CGST, Section 5 of IGST levy and collection of IGST, and finally we are going to cover Section 10 of CGST composition scheme. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी चैप्टर 3 की रिवीजन की। सेक्शन 7 इंटरस्टेट सप्लाई, आईजीएसटी का सेक्शन है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स, कब हम बोलेंगे ये इंटरस्टेट सप्लाई है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट व्हाट वी नीड टू सी लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चैप्टर 5 के अंदर देखेंगे। ओके, वो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चैप्टर 5 के अंदर देखेंगे। लोकेशन ऑफ द सप्लायर, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, जीएसटी लॉ के अंदर दिया हुआ ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर जब डेफिनेशन समझाई थी, जब रिवाइज करवाई थी, तब मैंने आपको बोला था कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल है, क्योंकि गुड्स टेंजिबल इन नेचर, यू कैन ट्रैक डाउन द जर्नी ऑफ द गुड्स कि ये इस लोकेशन से इस लोकेशन जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स को डिफाइन करे। इसलिए जीएसटी लॉ के अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज नॉट डिफाइंड, बट लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज डिफाइंड। चैप्टर 1 के अंदर हमने रिवाइज किया था। चलो याद आया क्या? डेफिनेशन याद आई? नहीं आई? वापस रिवाइज कर लो, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस, ओके, जो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया गया है, उधर सप्लाई मिली है, रेसिपिएंट के लिए मिली है, तो वो होगी, क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सप्लायर के लिए क्या होगा? उस लोकेशन से प्रोवाइड की गई है जहां रजिस्ट्रेशन लिया गया, तो दैट इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर वो नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया और उससे प्रोवाइड की गई, यानी कि फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, तो वो होगी लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और अगर एक से ज्यादा से प्रोवाइड की गई है तो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, और अगर तीनों से आंसर नहीं मिलता तो क्लोज, सब क्लोज डी क्या बोलता है? इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन द सप्लायर। यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस की डेफिनेशन क्या है? जल्दी याद करो। सर याद नहीं आ रहा है, एग्जाम के अंदर याद आना चाहिए। सिंपल है, इंडिविजुअल जहां वो रहता है और बाकी लोगों के लिए, जैसे कंपनी के लिए जहां वो इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हम कैसे देखेंगे, ये समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है नहीं, क्योंकि टेंजिबल इन नेचर, यू कैन ट्रैक डाउन द लोकेशन। ओके, तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और ए स्टेट एंड यूटी, देन इट इज गोइंग टू बी इंटर स्टेट। बहुत ही सिंपल है। टू डिफरेंट स्टेट यानी कि मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में है और लोकेशन ऑफ सप्लायर यहां है, तो वो क्या होगा? इंटर स्टेट। टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट, वो क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये हो गई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में पहुंच जाए तो अगर इंपोर्ट होता है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी
इंटरस्टेट, यानी कि उसके ऊपर क्या लेवी होगा, आईजीएसटी। अब इंडिया के बाहर भी पहुंच जाए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंच जाते। चलिए, सो सप्लाई लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तो क्या होगा, वो इंटर स्टेट होगा, इंटरस्टेट होगा। ओके, तो वेयर द सप्लाई लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, यहां ध्यान रखना, यहां एक्सपोर्ट टर्म यूज नहीं किया गया, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट हो, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में तो फिजिकली एक्सपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के मामले में 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। भूल गए क्या वापस? चलो वापस रिवाइज करा रहा हूं, वापस बार बार रिवाइज कराता हूं जिससे भूलो नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पहली कंडीशन, सप्लायर कहां, इंडिया में बैठा है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर, जो पेमेंट आया वो किसमें है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, या अगर आरबीआई अप्रूव करे तो इंडियन करेंसी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं है। तो मान लो इसमें पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, जैसे पेमेंट इंडियन करेंसी में आ गया और आरबीआई ने अप्रूव नहीं किया हुआ है, ऑथराइज नहीं किया हुआ है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो नहीं होगी, लेकिन वो इंटरस्टेट होगी। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक्सपोर्ट टर्म यूज नहीं किया। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो वो क्या होगा, इंटरस्टेट। एससीजेड यूनिट को या डेवलपर को सप्लाई दी या उससे ली, तो वो क्या होगा, इंटरस्टेट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। राजस्थान, जयपुर के अंदर मैं बैठा हूं, मेरे से 20 किलोमीटर दूर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, उसको मैं सप्लाई करता हूं या उधर से सप्लाई लेता हूं, तो अगर सेम स्टेट है लेकिन फिर भी ये क्या होगा, इंटरस्टेट। सेम स्टेट होते हुए भी ये इंटरस्टेट होगा। और लास्ट बोलते कि जहां आपको मालूम है कि भैया ये इंटरस्टेट नहीं है, ये आपको पक्का विश्वास है कि ये इंटरस्टेट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, इंटरस्टेट। ठीक है, तो सेक्शन 7 क्या है, बहुत सिंपल है। पहले डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का टेक केयर करता है कि भाई 2 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी में क्या हो, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दोनों अलग अलग स्टेट में, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में है, तो वो क्या होगा, इंटरस्टेट। इंपोर्ट इंटरस्टेट, इंडिया के बाहर इंटर स्टेट एससीजेड यूनिट या डेवलपर को सप्लाई की हो या उनसे ली हो, इंटरस्टेट। और आपको मालूम है कि ये इंटरस्टेट नहीं है तो इंटरस्टेट। इतना ही तो याद करना है, हो गया याद। चलो सेक्शन 8, इसमें भी क्या देखना, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो वो क्या होगा, इंटरस्टेट। लेकिन किंतु परंतु एससीजेड का देखा ना, तो ये वापस इधर लिख दिया कि भाई एससीजेड सेम स्टेट में है लेकिन फिर भी वो इंटरस्टेट नहीं होगा, क्या होगा, इंटरस्टेट। इसके अलावा गुड्स जो इंपोर्टेड किया वो इंटरस्टेट होगा, इसलिए ये इंटरस्टेट नहीं होगा, इसलिए इसमें ये प्रोविजन डाला हुआ है। इसके अलावा अगर गुड्स को सप्लाई की गई फॉरेन टूरिस्ट को, एक फ्रेंच बंदा आता है इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर जाता है, कश्मीरी सॉल उसको पसंद आ जाती है, वो खरीद लेता है, तो वो जम्मू कश्मीर में है, सप्लायर जम्मू कश्मीर में, दोनों की लोकेशन वही है, तो अगर देखने जाए तो ये इंटरस्टेट होगा। लेकिन सेक्शन 8 बोलता है कि ये इंटरस्टेट नहीं होगा। रिमेंबर, ओनली फॉर गुड्स मैंने हाईलाइट करके रखा है, सर्विसेज के लिए नहीं। तो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विसेज दी तो वो इंटरस्टेट हो सकता है, लेकिन गुड्स है तो वो इंटरस्टेट नहीं होगा। इंटरस्टेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इंटरस्टेट क्या बोलता है कि भाई जो आपको पक्का मालूम है इंटरस्टेट नहीं है, तो वो क्या होगा, इंटरस्टेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट। यानी कि सप्लायर को क्या लगाना, कश्मीरी सोल बेचते समय आईजीएसटी, इंटरस्टेट के समय क्या लेवी एंड कलेक्ट होता है, आईजीएसटी। चलिए, इसमें सेक्शन 8 के अंदर वो डिस्टिंक्ट पर्सन दिया हुआ है कि भाई एनी एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इज गोइंग टू बी डिस्टिंक्ट पर्सन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, सिटी बैंक इंडिया, उसकी हेड ऑफिस मुंबई में है, उसने ब्रांच चेन्नई में खोल के रखी है, ओके, जयपुर में खोल के रखी है, केरल में खोल के रखी है, हैदराबाद में खोल के रखी है, और एक ब्रांच उसने इंडिया के बाद सिंगापुर में खोल लिया। सिटी बैंक इंडिया लिमिटेड की एक ब्रांच सिंगापुर में, तो कंपनी एक ही है, उसने एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया खोल दी, तो वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन किंतु परंतु सिटी बैंक इंडिया की हेड ऑफिस मुंबई में है और एक सिटी बैंक सिंगापुर एक अलग से इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है सिंगापुर की, उसकी उधर ब्रांच है, वो आपस में ट्रांजैक्शन करते रहे, वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे। वो रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन सेम कंपनी, हमेशा याद रखना, तब वो हो गए डिस्टिंक्ट पर्सन।
ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे, फेलो सब्सिडरी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे। सेम ही कंपनी की ब्रांच एक इंडिया के बाहर आ गई तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन, इंडिया में है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है दूसरे स्टेट में। ठीक है, ओके, तो ये सेक्शन 8 दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, फिर भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर की फैक्ट्री रजिस्टर्ड जीएसटी में, लेकिन इंदौर वाला वेयर हाउस नहीं है क्योंकि वहां से पूरी एग्जाम सप्लाई होती है। तो 100% एग्जाम सप्लाई, तो हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि भाई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है 1 रुपए की भी तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन तो ऑफकोर्स डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, ये अनरजिस्टर्ड रहेगा तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। ठीक है, ये सेक्शन 8 बोलता है। फिर सेक्शन 9 सप्लाई इन टेरिटरी वाटर। टेरिटरी वाटर कहां तक होता है, पढ़ा है ना कस्टम में, 12 नॉटिकल माइल तक। कहां तक होता है, 12 नॉटिकल माइल तक। अब याद कर लीजिए जीएसटी की इंडिया की डेफिनेशन जो हमने देख ली, इंडिया कहां तक है जीएसटी की डेफिनेशन में, यहां तक है 200 नॉटिकल माइल तक, और कस्टम की डेफिनेशन में कहां तक है 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, याद आ गया, याद आया कि नहीं आया। इंडिया की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ, जीएसटी लॉ, इंडिया इज अप टू हियर एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ अप टू टेरिटरी वाटर। ठीक है, अब टेरिटरी वाटर के अंदर मान लीजिए कोई भी लोकेशन है या प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो सेक्शन 9 बोलता है कि भाई जो टेरिटरी वाटर वो किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा जो भी नियरेस्ट स्टेट, ओके, नियरेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी उसको बिलोंग करेगा। तो मान लीजिए कोई टेरिटरी वाटर इधर है तो महाराष्ट्र नजदीक है तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर माना जाएगा। टेरिटरी वाटर कब तक कहां तक होता है 12 नॉटिकल माइल। अब ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, वो देख लेना। ये क्वेश्चन है चैप्टर 3 के अंदर ही है। Question 26. Exploration site is at 150 nautical mile from baseline. Some mineral explored, not petroleum product, क्योंकि petroleum is outside the purview of GST. 5 petroleum product and sent to defined in Maharashtra, the nearest state. Whether this will attract IGST or CGST and HGST. तो 150 nautical mile पर, ओके, कहाँ है 150 nautical mile पर, यहां से एक्सट्रैक्ट कर इसको भेजा गया महाराष्ट्र के अंदर। ओके, महाराष्ट्र के अंदर भेजा गया। अब ये हिस्सा अपने को मालूम है, जब मैंने आपको यूनियन टेरिटरी, स्टेट और अदर टेरिटरी की डेफिनेशन ली थी तो हमने ये डिस्कस किया कि 12 नॉटिकल माइल तक तो वो रेस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा जो नियरेस्ट होगा। अब ये जो पोर्शन है ये इंडिया का पोर्शन है, लेकिन ये न तो स्टेट का हिस्सा है न यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अदर टेरिटरी। अदर टेरिटरी जिसको डिफाइन किया गया है यूनियन टेरिटरी में। तो एक डमी अदर टेरिटरी है, डमी यूनियन टेरिटरी है। यहां से अगर सप्लाई होती है यहां तो दूसरा स्टेट हो गया ना। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लो ये है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, क्या होगा, यूनियन टेरिटरी टू महाराष्ट्र स्टेट, आईजीएसटी लेवी होगा। समझ गए, चलिए। फिर सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो टैक्स लगा के लेवी करके कलेक्ट कर सके, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, तो सीजीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 स्टार्ट करता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता है कि पाइप पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, जो अमित जैन ने बोला आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी राइट नाउ, तो वो फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंडेड करेगी तब आएगी, जब तक तो वो जीएसटी के परव्यू में है नहीं तो जीएसटी लगेगा नहीं, तो इसलिए सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। इसके बाद ये बोलते हैं कि अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई है, आपने डिटरमाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, ठीक है, ये इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है, तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या दोनों की हो, उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा जिसका नाम क्या है, सीजीएसटी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सीजीएसटी है। सीजीएसटी लगेगा जिसका लगाने के लिए जिसका वैल्यूएशन किया जाएगा सेक्शन 15 के हिसाब से, और जो मैक्सिमम टैक्स रेट है जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है वो 20% है। हालांकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कितनी करके रखी है, 14%।
आईजीएसटी की मैक्सिमम टैक्स रेट कितनी? 28%। हाफ कितना होगा? 14%। मैक्सिमम सीजीएसटी की रेट है, तो गवर्नमेंट 20% तक जा सकती है, यानी आईजीएसटी में कितना होना चाहिए? 40%। तो गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं किया, गवर्नमेंट को ये एम्पावर करती है 20% तक नोटिफाई कर सकती है। कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है वो इंट्रा स्टेट है तो एक टैक्स लगेगा सीजीएसटी। आप बोलोगे सर एचजीएसटी भी तो लगेगा, तो भाई सीजीएसटी एक्ट तो सीजीएसटी लगाएगा। एचजीएसटी एक्ट में और यूटीजीएसटी एक्ट में सेम सेक्शन 9 कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वहां लिखा कि इंट्रा स्टेट है तो एचजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा, तो सेम प्रोविजन वहां दिया हुआ है। मुटाटिस मुटांडिस, जानते हो ना, मुटाटिस मुटांडिस मतलब बेसिकली एज इट इज। चलो अब इसमें लिखा है कि भाई एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर वुमेन कंज्यूमर, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि दैट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ये, अब ये क्योंकि परमानेंटली है इसलिए इसमें शामिल कर लिया, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, ये जीएसटी का पार्ट है, लेकिन फॉर द टाइमिंग इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, तो इसके लिए अलग सब सेक्शन कर दिया। बाद में जब इनको लगाना होगा तो इसको ओमिट कर देंगे अमेंड करके और यहां सब्जेक्ट को निकाल देंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आ जाएगा। समझ गए कैसे अमेंडमेंट होगा? मैं फ्यूचर का बता रहा हूं, अगर उनको करना हो तो, जो मेरे को नहीं लगता होगा। ठीक है, एनीवे फ्यूचर की बात फ्यूचर में। चलिए, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इज बेसिकली आरसीएम। सो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर वो क्या कर सकती है, वो स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, जहां सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा, रेसिपिएंट डायरेक्टली टैक्स डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में। रिवर्स चार्ज क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सिंपल है। नॉर्मल जो फॉरवर्ड चार्ज होता है, नॉर्मल जो जीएसटी प्रोसेस है, उसमें क्या होगा, रेसिपिएंट या बायर टैक्स पे करेगा, जीएसटी का पेमेंट करेगा सप्लायर को और सप्लायर गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इन शॉर्ट एफसीएम। रिवर्स चार्ज क्या होता है, यहां सप्लायर के कंसिडरेशन का पेमेंट सप्लायर को करेगा, टैक्स का पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को करेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपीज कंसिडरेशन सप्लायर का और 12 रुपए टैक्स है, तो वो 112 पूरा का पूरा इसको देगा सप्लायर को और सप्लायर गवर्नमेंट ट्रेजर में 12 डिपॉजिट कर लेगा। लेकिन यहां रिवर्स चार्ज में ये 100 ही इसको देगा, 12 डायरेक्टली डिपॉजिट करेगा। तो यहां गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में कि वो ऐसी सप्लाई नोटिफाई कर सकती है दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, और गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई कर दी, स्पेसिफाई कर दी कि ये सप्लाई है, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज या दोनों की जो भी है, उन्होंने नोटिफाई कर दी। तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स सप्लायर डिपॉजिट नहीं करेगा, रेसिपिएंट डिपॉजिट करेगा। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी जरूरत क्या रिवर्स चार्ज की, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ये भी रिवर्स चार्ज है, इसमें भी गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया, लेकिन किंतु परंतु ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 से अलग है। इसके अंदर गवर्नमेंट स्पेसिफाई तो करेगी सप्लाई कौन सी है, इसके अलावा ये भी करेगी स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से है तभी ये सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज होगा। अगर सेम सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर से तो रिवर्स चार्ज नहीं होगा। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन सॉरी, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर गवर्नमेंट केवल स्पेसिफाई करेगी सप्लाई, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 दोनों में फर्क क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि पहले तो वो स्पेसिफाई तो करेगी सप्लाईज, इसके अलावा वो स्पेसिफाई करेगी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो रेसिपिएंट है, और अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से है, तो अगर सेम सप्लाई मान लीजिए रजिस्टर्ड सप्लायर थे तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें हैं लेकिन केवल इसमें एक है। ओके, फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ये भी गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ओनली फॉर स्पेसिफाइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये दोनों सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों के लिए, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली ओनली प्रोवाइड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इफ इट इज प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। If it is provided through e-commerce operator, then rather than actual supplier, e-commerce operator is going to pay the taxes to the government. So this is not reverse charge.
दिस इज नॉट रिवर्स चार्ज, इट इज फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ओनली। लेकिन यहां क्या होगा, एक्चुअल सप्लायर की जगह ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट के रूप में ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो द लायबिलिटी हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विस टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर इज गोइंग टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ एक्चुअल सप्लायर एंड गोइंग टू पे द टैक्सेस। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 फॉरवर्ड चार्ज के लिए है। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। मैक्सिमम टैक्स रेट कितनी हो सकती है, 20%। वैल्यूएशन कैसे होगा, सेक्शन 15 के हिसाब से होगा। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता फिलहाल अभी नहीं लगेगा, अल्कोहल लिखकर, सॉरी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं लगने वाला, जब भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा तब। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को। क्या एम्पावर करता है, बहुत ही सिंपल है कि बेसिकली स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई विच इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 भी एम्पावर करता है, लेकिन इसमें 3 चीजें गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। वैसे कि स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, फिर वो स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई, प्लस इफ इट इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो दीज 2 sections आर ऑफ, सब सेक्शंस आर ऑफ रिवर्स चार्ज, बट सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 इज नॉट रिवर्स चार्ज। हियर e-commerce operator is going to step into the shoes of actual supplier, and it is only for supply of services. Remember, it is only for supply of services subject to क्या होगा, जीएसटी तो लगेगा, लेकिन कौन डिस्चार्ज करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर रादर देन एक्चुअल सप्लायर। अब सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 सॉरी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, ये सेम का सेम कॉपी पेस्ट है, क्योंकि यहाँ इंटर स्टेट है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई तो उस पर टैक्स लेवी कैसे होगा, सेक्शन 5 के हिसाब से ऑफ आईजीएसटी। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 सब सेम के सेम है। इंटर स्टेट के मामले में अगर रिवर्स चार्ज है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहां नोटिफाई किया जाएगा। इंटर स्टेट है तो यहां नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेम है, सिवाय सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर फर्क देख लो आप। 20 की जगह 40% हो गया। वैल्यूएशन वही सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि अलग वैल्यूएशन का प्रोविजन है नहीं आईजीएसटी में, उन्होंने सीजीएसटी का सेक्शन 15 रेफर किया। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक प्रोविजन है जो बोलता है कि भाई इंपोर्ट ऑफ गुड्स है जो इंटर स्टेट होता है। इंटर स्टेट के मामले में हमने क्या देखा था, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी भी देखा था ना, उसमें देखा था कि भाई इंपोर्ट है तो इंटर स्टेट होगा, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो इंटर स्टेट और आईजीएसटी लगेगा। लेकिन इसमें बोलता है कि भाई इंपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में आईजीएसटी तो लेवी होगा, लेकिन आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से नहीं होगा। इन्होंने ऑथोराइज कर दिया कस्टम लॉ को, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में कस्टम लॉ के हिसाब से आईजीएसटी लेवी एंड कलेक्ट होगा, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के मामले में आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से ही होगा। तो ये फर्क है, बाकी सब सेम है। चलिए, अब इन्होंने क्या नोटिफाई किया भाई, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 इनको एम्पावर कर रहा है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 इनको एम्पावर करता है ना, और सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट भी एम्पावर करता है। तो गुड्स की एक लिस्ट है, तो ये स्पेसिफाई गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे होगा, यानी रेसिपिएंट पे करेगा। सिल्क यार्न, सप्लाई ऑफ लॉटरी वगैरह है, सबके ऊपर रेसिपिएंट पे करेगा, सप्लायर पे नहीं करेगा। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ये याद करने की जरूरत नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, चलिए अब आगे कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज विच सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, दोनों जगह नोटिफाई किए। क्यों नोटिफाई किए, इंटर स्टेट के मामले में सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी में भी नोटिफाई किया तो एसजीएसटी भी लगेगा। ठीक है, और यूटीजीएसटी में भी नोटिफाई है। और इंटर स्टेट के मामले में क्या लगेगा, आईजीएसटी, तो रेसिपिएंट को आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में आपको याद करनी पड़ेगी, हालांकि याद हो जाएगी, अभी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा, रिवाइज कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगी। तो ये दोनों कॉमन लिस्ट है, पहले हम कॉमन लिस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 जीटीए। जीटीए कौन होता है, पहले ये समझ लो। जीटीए जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है उसको जीटीए बोलते हैं। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कंसाइनमेंट नोट इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कंसाइनमेंट नोट इशू होता है तो वो जीटीए। एक छोटा टेम्पो वाला है, वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता तो वो जीटीए नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरा एक छोटा और टेम्पो वाला है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है तो वो जीटीए है। ओके, तो जीटीए सर्विसेज
provided to these recipient, specified recipient है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब है, तो दीज आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि रेसिपिएंट को टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। हालांकि इसमें अमेंडमेंट है आप लोगों के लिए मई 2023 में, पहले भी था लेकिन अब इसको अच्छी तरह से इन्होंने अमेंड करके एकदम क्लैरिटी दे दी कि जीटीए के पास ऑप्शन है कि दे कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज, so they can opt for forward charge. if they opted for forward charge तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करते और ये रेसिपिएंट है फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये पार्टनरशिप फर्म अगर ये सब है तो इनको टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अब इन्होंने ये भी बोल दिया फॉरवर्ड चार्ज में कि जीएसटी जो है टैक्स रेट है जीटीए के ऊपर वो दो है, एक 12% है, एक 5% है। तो अगर जीटीए 12% ऑप्ट करेगा तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, 5% ऑप्ट करने पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो इनको बेसिकली ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर ऑप्ट जीटीए ने ऑप्ट कर लिया है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, अगर ऑप्ट नहीं किया और ये रेसिपिएंट है तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। अगर जीटीए ने ये सर्विसेज, ठीक है, ये प्रोवाइड की है, किसको प्रोवाइड की? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एजेंसी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन इसलिए लिया है क्योंकि उनकी टीडीएस की लायबिलिटी है जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर भी टीडीएस होता है ना अंडर सेक्शन 51, तो इन्होंने इसलिए इनकी मजबूरी है रजिस्ट्रेशन लेना क्योंकि इनकी टीडीएस की लायबिलिटी है, ये कोई बिजनेस में नहीं है, तो इनको प्रोवाइड किया है, तो ये सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है। इनफैक्ट आप अगले चैप्टर में देखोगे उसको इंटरलिंक करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को, तो ये एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज की बात ही नहीं आती, ठीक है। तो जीटीए ने अगर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं किया और ये रेसिपिएंट है सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, और जीटीए कौन है? जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू किया। इसके अलावा किसी और को जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको मेरे को प्रोवाइड की तो वो एग्जम्प्ट है, अगले चैप्टर में देखेंगे, इसको इंटरलिंक करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। फिर सीरियल नंबर 2, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज अगर वो बिजनेस एंटिटी को देती है। अब बिजनेस एंटिटी की क्या डेफिनेशन है? बहुत ही सिंपल है, जो बिजनेस करता हो। तो एक जो पाव भाजी का ठेला लगता है या पानी पूरी का ठेला लगता है आपके घर के बाहर, वो भी बिजनेस एंटिटी है, चाहे उसकी रोज की 1000 रुपए की आमदनी हो, ही इज ओनली selling pani puri worth ₹1000 daily, but according to the definition given in the GST law, business entity means the person who is doing business. So basically that pani puri wala, that pav bhaji ठेला वाला, the पान जो पान लगाता है एक छोटी सी टपड़ी के अंदर, वो भी क्या होगा? बिजनेस एंटिटी होगा। तो ऐसी बिजनेस एंटिटी ने सर्विसेज ली, कोई भी बिजनेस एंटिटी ने, ठीक है, इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म्स ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट से जो सर्विसेज लिया वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, लीगल सर्विसेज लिया। अब लीगल सर्विसेज क्या होती है? एक तो जो सीए ओपिनियन देता, टैक्स ओपिनियन, वैसे ही लीगल सर्विसेज ये भी दे सकते हैं ओपिनियन, सिविल लॉ के ऊपर ओपिनियन, क्रिमिनल लॉ के ऊपर ओपिनियन, और एक होती है रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज जो मतलब कोर्ट के सामने ये लोग करते हैं। तो कोर्ट के सामने एडवोकेट जाता है, अपने जो क्लाइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता, तो रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज या लीगल ओपिनियन सर्विसेज, दोनों ही लीगल सर्विसेज है। इन्होंने अगर बिजनेस एंटिटी को दी है तो रिवर्स चार्ज, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो यहां हम यही इतना ही समझेंगे कि पाव भाजी वाले ने उसका ठेला बीएमसी मतलब जो म्युनिसिपैलिटी है वो जब्त करके ले गया, उसने लीगल सर्विसेज ली, तो बेचारे को एडवोकेट फी पे रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अब पे करना नहीं करना वो अगले चैप्टर में सीरियल नंबर 45 को इंटरलिंक करेंगे। यहां तो इतना ही रखो कि पे करना पड़ेगा, तो वहां जाके हम वापस इस पे इंटरलिंक करेंगे अगले चैप्टर 4 एग्जाम्पशन, ठीक है। सीनियर एडवोकेट क्या होता है? सीनियर एडवोकेट एक बड़े हाई लेवल का एडवोकेट होता है जिसके पास स्पेशल राइट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केवल सीनियर एडवोकेट या AOR आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर 3, सर्विसेज बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज होगा। अब ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है? बहुत ही सिंपल है, आपका मेरा एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम जानते हैं हमारे बीच में हो सकता है शायद डिस्प्यूट हो जाए, तो हम एग्रीमेंट में लिखते हैं कि अगर हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेंगे वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। हम नहीं चाहते कि हम इंडिया के कोर्ट में जाए, क्यों नहीं जाए? क्योंकि हमको मालूम है 20 साल लग जाएगा।
तो हम लोग उसमें एक प्रोविजन लगते हैं एग्रीमेंट में, आप और मैं, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करके उसको एमिकेबली सॉल्व करने की, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, जब हम लोग ये देख लेते शेड्यूल 3 पैरा 2, मैंने क्या बोला था, ये जो ट्रिब्यूनल है यहां लिखा हुआ वो किसका, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट वो किसी लॉ के अंदर हुआ, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो नहीं होता, ये उसका किसी लॉ के अंदर नहीं है, प्राइवेट ट्रीटी हमारी उसके बीच में, उसकी वजह से उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड इनफैक्ट रिवर्स चार्ज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। ठीक है। सर्विसेज ऑफ स्पॉन्सरशिप बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई है, ठीक है, और या पार्टनरशिप को दी गई है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। स्पॉन्सरशिप को एडवर्टाइजमेंट से मिक्स मत करना। एडवर्टाइजमेंट जो चलता है ना टीवी ये सब पे, वो अलग होता है। स्पॉन्सरशिप किसी इवेंट को स्पॉन्सर करना, जैसे मिस इंडिया प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया गया, फेमिना ने किया तो लिखा है ना फेमिना मिस इंडिया, या आईपीएल को वीवो मोबाइल ने किया तो वीवो आईपीएल, तो स्पॉन्सरशिप है, एडवर्टाइजमेंट नहीं। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आर नॉट सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर जो सर्विसेज सप्लाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को दी तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। कोई टाइप की भी सर्विसेज एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको नीचे कवर कर लिया है, ठीक है। और ये जो सर्विसेज है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पहले अब क्या था, अगर आप देखो इसके अंदर अमेंडमेंट है मई 2023 के लिए, पहले क्या था, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बाय वे ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस, पार्सल पोस्ट, ये रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज थी जो सब्जेक्ट टू जीएसटी थी। बाकी सर्विसेज एग्जम्प्ट थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अब इन्होंने ओमिट कर दिया, इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सब्जेक्ट टू जीएसटी है, लेकिन ये रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए इधर एक्सक्लूजन किया गया। इधर एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब हम अगले चैप्टर में इसका एग्जम्पशन के साथ इंटरलिंक करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां रिवर्स चार्ज में ये जो सर्विसेज है ये सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को इन्होंने यहां एक्सक्लूड किया या इंक्लूड किया और बोला पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन लेता है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट है तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, ठीक है। और ये जो सर्विसेज है ये तीनों, ये सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है, इनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज है, ओके, इसलिए इधर एक्सक्लूजन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज देती है ना बिजनेस एंटिटी को, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, एक्सेप्ट दीज सर्विसेज, ओके। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सन रजिस्टर्ड, याद रखना ये बिजनेस एंटिटी टर्म यूज किया, इधर पर्सन रजिस्टर्ड किया, दोनों में अलग अलग। इसके बाद नया अमेंडमेंट है सीरियल नंबर 5AA, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई। अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई है तो ये एग्जम्प्ट है, ये अगले चैप्टर में देखेंगे। अब ये पहले, ये भी नया अमेंडमेंट है, पहले ये था नहीं, इनको इंसर्ट किया। पहले क्या हुआ करता था कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी को भी दे, रजिस्टर्ड पर्सन को दे या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे, वो एग्जम्प्ट हुआ करती थी। तो एग्जम्प्ट हुआ करती थी, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं है, सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज की बात ही नहीं है। अब इन्होंने अमेंड करके क्या कर दिया, जो आप लोगों के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, कि अगर रेजिडेंशियल हाउस यानी कि जैसे फ्लैट, रेजिडेंशियल फ्लैट आपने कंपनी को किराए पे दिया, इंफोसिस लिमिटेड को, और वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी हो गया और सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज होगा। लेकिन अगर वही रेजिडेंशियल फ्लैट मेरे को किराए पे दिया गया और मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। पहले क्या होता था, रेजिडेंशियल फ्लैट किराए पे दिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, चाहे रजिस्टर्ड को दो अनरजिस्टर्ड को दो, दोनों ही एग्जम्प्ट थे। अब इन्होंने बोला कि भाई अगर रजिस्टर्ड को दिया तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। आप आगे चैप्टर 4 में देखोगे, वहां लिख दिया कि एग्जम्प्ट नहीं है, और यहां इन्होंने रिवर्स चार्ज पे बोल दिया कि भाई एग्जम्प्ट नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको रिवर्स चार्ज पे करना। एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ओके, एफएसआई है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट राइट और एफएसआई, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड उस पर प्रमोटर यानी बिल्डर को टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करना। फिर डायरेक्टर ने सर्विसेज दी, ठीक है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो रेसिपिएंट को कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, तो टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करना। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उसको प्रोफेशनल फीस है सब पे करती है, तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब इधर क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम किसको बोलते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय भी है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, तो उनको सैलरी मिलती है,
तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी होते हैं और वो बेसिकली कंपनी के एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को जो सैलरी मिलती है, तो हमने क्या देखा था, शेड्यूल 3 पैरा 1, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ उसको वो मिलता है तो वो कवर होगा पैरा 1 शेड्यूल 3। तो एमडी की जो भी सैलरी होगी जो अपॉइंटमेंट लेटर में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड हियर। तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी कहां से लगेगा, तो रिवर्स चार्ज की बात नहीं आएगी। लेकिन वही मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर के बाहर कंपनी कुछ पे करती है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए खास तौर पे जो सैलरी उसको मिलती है वो तो पैरा 1 शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, उसके अलावा कुछ मिलता है तो वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। अब ये कैसे देखोगे, इसके लिए सीबीएसई ने सर्कुलर भी इशू करके क्लेरिफाई किया कि जैसे अगर एमडी को सैलरी दी है तो टीडीएस लगेगा, टीडीएस कट होगा ना सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर, तो अगर वो टीडीएस कट हो रहा है तो यानी वो सैलरी के है, तो सैलरी है तो उसको तो पैरा 1 शेड्यूल 3 में हम कवर करेंगे, तो इसलिए उसके बाद जीएसटी की लायबिलिटी होगी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए 194J के अंदर टीडीएस कट हुआ है, 194J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो टीडीएस ऑन फीस फॉर टेक्निकल फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज होगा। ठीक है, फिर इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर है, हर कोई इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकता, जिसके पास आईआरडीए से लाइसेंस मिला हुआ वही कर सकता है, और इंश्योरेंस एजेंट भी आईआरडीए से लाइसेंस मिलता है वही कर सकता है, वही एजेंसी का बिजनेस कर सकता है। तो इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी को, वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। एलआईसी के एजेंट होते हैं, वो एलआईसी की पॉलिसीज बेचते हैं, उसके बदले में एलआईसी उनको कमीशन देती है, तो उस कमीशन के ऊपर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कौन पे करेगा, एलआईसी पे करेगी, चाहे उसने केवल 10 लाख की कमीशन दिया हो। एजेंट का इनकम इतनी कम है कि वो एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलआईसी को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। रिकवरी एजेंट लोन नहीं चुकाते हो तो रिकवरी एजेंट आता है ना, वो बहुत प्यार मोहब्बत से बोलता है कि भैया लोन दे दो, इसलिए नहीं होता, रिकवरी एजेंट की कुछ खास क्वालिटी होती है क्रिमिनल टाइप की, ठीक है, इसलिए बैंक ऐसे उनको अपॉइंट करते हैं। तो बैंक के वो पैसा रिकवर करते हैं, बैंक उनको बदले में कुछ तो देगा ना भैया, बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं, तो बैंकिंग कंपनी एफआई या एनबीएफसी को उन्होंने जो सर्विसेज दी दैट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। फिर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, बेसिकली जैसे ए.आर. रहमान क्या करते हैं, म्यूजिक कंपनी टिप्स को अपनी मतलब अब म्यूजिक देता है, ठीक है, कोई गाने के लिए, तो टिप्स उसको ए.आर. रहमान को पैसे देगी, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दे रही है, तो उसके ऊपर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, जीएसटी कौन पे करेगा, टिप्स। ओके, इसी प्रकार ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो आपने किताब लिखी, नॉवल लिखी, अच्छी तरह बहुत अच्छी नॉवल लिखी, उसको पब्लिशर को सेल कर दी कॉपीराइट के साथ में, तो वो पब्लिशर को सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। ठीक है, पब्लिशर जो भी आपको रॉयल्टी ये सब देगा वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि जीटीए के अंदर है, बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन भी है, तो ये जो ऑथर है वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट कर सकता है। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं करेगा तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, रेसिपिएंट पब्लिशर को पे करना पड़ेगा। फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, तो आरबीआई रेसिपिएंट आरबीआई को जो भी वो फी इनको पे करता है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे करना। फिर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी टू बैंक और एनबीएफसी, तो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अपने को फोन आते हैं ना, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, ठीक है, वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो सर्विसेज देती है बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, तो दैट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को पे करना। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, तो कोई कंपनी बनी है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वो सर्विसेज देती है, तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है, सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देता है, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, तो वो भी सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को जो सर्विसेज देता है। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है रजिस्टर्ड पर्सन को, वो तो सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज है। लेकिन फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट लाइक इंडिविजुअल सिक्योरिटी एजेंसी है, प्रोप्राइटरशिप सिक्योरिटी कंपनी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है,
रजिस्टर्ड पर्सन को, देन इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। लेकिन मान लीजिए जैसे टॉप्स लिमिटेड है, कॉर्पोरेट है, वो कंपनियों को, इन्फोसिस लिमिटेड को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, दैट इज सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज। फिर रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, ठीक है, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल जो बॉडी कॉर्पोरेट को दी जाती है, दैट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अब इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने टेबल बनाई है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट की सप्लाई करती है सर्विस, ठीक है, इसमें दो टैक्स रेट है, 12%, 5%। तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो किसी को भी सप्लाई करे तो वो सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज नहीं होगा। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है और बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट है, और 5% अगर 12% इसने चार्ज नहीं किया नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने, तो फिर ये सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अगर वो 12% चार्ज करेगा नॉन बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट को, तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है, सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज है। तो केवल नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर हो, एक ही बात याद रखो, आपको याद कैसे करना है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर हो और जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, उसने जो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने 12% चार्ज नहीं किया जीएसटी इन टोटो, तो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। क्या याद रखना है, वापस रिपीट कर रहा हूं, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है, इस टेबल का निचोड़ बता रहा हूं, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है, रेसिपिएंट को ना बॉडी कॉर्पोरेट है, और नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने 12% अगर जीएसटी चार्ज नहीं किया इनवॉइस में, देन इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ये याद रखना। बाकी अगर बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है तो नहीं है जीएसटी, रिवर्स चार्ज पे जीएसटी नहीं है, और नॉन बॉडी कॉर्पोरेट भी अगर वो 12% चार्ज करता है या वो अदर देन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, तो भी रिवर्स चार्ज नहीं है। तो बॉडी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, और सप्लायर ने 12% जीएसटी चार्ज नहीं किया, देन ओनली इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अब लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, तो बोरोवर जो लेता है उसको रिवर्स चार्ज पे करना। अब ये क्या होता है, बेसिकली जैसे आपके पास इन्फोसिस के शेयर है, ठीक है, तो इसमें भी एक एक्सचेंज होता है, जैसे अपन शेयर लेते बेचते हैं ना, वैसे ही है। तो उधर आपके पास शेयर है, आप उसको कुछ समय के लिए उधार दे सकते हो बोरोवर को, तो बोरोवर इसको इसके बदले में आपको लैंडिंग फी देगा, तो ये लैंडिंग फी सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो इससे ये मालिक नहीं बन जाएगा, उसने कुछ समय के लिए उधार ले लिया आपसे और बाद में वापस दे देगा आपको। तो क्योंकि ओनर आप ही लोगे, तो डिविडेंड ऐसा बोनस शेयर अगर कुछ डिक्लेयर होता है तो आपको ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब ये जो लिस्ट अभी हमने डिस्कस की, ये कॉमन लिस्ट थी सीजीएसटी आईजीएसटी के अंदर। अब स्पेसिफिक लिस्ट आईजीएसटी के अंदर, क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमेशा इंटरस्टेट होंगे, ये इंटरस्टेट हो नहीं सकते। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमेशा इंटरस्टेट होगा, तो सीजीएसटी के अंदर नोटिफाई करने का सवाल ही नहीं होता। ओके, समझिए लॉजिकली ऐसा क्यों है। तो एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो एनटीओआर केवल रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है ओआईडीआर के लिए, ठीक है, जो हमने चैप्टर 1 के अंदर देखी थी। तो इसके अलावा कोई मान लीजिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओआईडीआर के अलावा, ओके, किसी भी बंदे को देता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के अलावा, तो जो पर्सन इंडिया के अंदर वो टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करेगा। अब अपन ने देखा था सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, और उसके अलावा हमने शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 4 भी देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, करेक्ट। तो इन मामलों में इंपोर्ट हुआ है तो सप्लायर तो इंडिया के बाहर है, सप्लायर तो इंडिया के बाहर है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तभी वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा ना। याद आ गई, डेफिनेशन डिस्कस की थी चैप्टर 1 में। तो अब ये इंडिया के बाहर वाले सप्लायर से आप जीएसटी कैसे लोगे, आपने ये तो बोल दिया सप्लाई है सब्जेक्ट टू जीएसटी है, तो लॉजिकली आप सोचो उससे कैसे लोगे, तो इसलिए जो बर्डन है वो रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो वेसल है, वेसल से आया है माल, ठीक है, कहां से आया भाई, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अप टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया, तो इंपोर्टर पे करेगा, ठीक है। तो इंपोर्टर, इसको ओशियन फ्रेट बोलते हैं, तो ओशियन फ्रेट पे इंपोर्टर टैक्स पे करेगा। अब इसमें एक AAR का डिसीजन भी है, वो बेसिकली आपको याद है कि वो अपन जो कस्टम वैल्यूएशन के अंदर जो 20% करते हैं, याद आया, तो उसमें हम लोग एक वैल्यू लेते हैं ना, तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि कस्टम लॉ के अंदर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, फ्रेट चार्जेस उसमें इंक्लूड करके चलते हैं, और कस्टम के अंदर आईजीएसटी लेवी होगा ही होगा,
तो क्वेश्चन ये आया था कि भाई डबल लगेगा क्या, तो एआर ने बोला वहां भी लगेगा कस्टम लॉ में और इधर भी लगना पड़ेगा ओशन फ्रेट में, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स में ये फ्रेट हम लोग सीआईएफ वैल्यू लेते हैं तो फ्रेट शामिल करते हैं, तो डबल टैक्सेशन हो गया। ठीक है, अब एक आपका अमेंडमेंट है, सिचुएशन इन विच कॉर्पोरेट रेसिपिएंट आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। तो ये अभी हमने आरसीएम देखा था ना, जहां मैंने बोला था नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, और नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर 12% चार्ज नहीं करता है, 12% चार्ज नहीं करता तो दैट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो अब ये क्वेश्चन आया कि रेंटिंग इज गोइंग टू इंक्लूड हायरिंग आल्सो। तो जैसे बॉडी कॉर्पोरेट काफी बार हायर करते हैं, तो रेंटिंग हायर चलो ज्यादा फर्क नहीं है, तो बेसिकली किसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अब क्या होता है, काफी बार जैसे इंफोसिस लिमिटेड ने कैब ली, कैब को हायर किया एम्प्लॉय पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, एम्प्लॉय पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर वो इंफोसिस डिसाइड करेगा कि कब एम्प्लॉय पिकअप होगा कब ड्रॉप होगा, उसके लिए जो पर मंथ बेसिस पे इंफोसिस पे करेगा सप्लायर को। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और उसने 12% जीएसटी चार्ज नहीं किया। लेकिन मान लीजिए इंफोसिस का कोई एम्प्लॉय मीटिंग करने के लिए जाता है, इसलिए स्पेसिफिक जर्नी के लिए कैब हायर करता है, तो वेदर दिस इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, द आंसर इज नो। तो सीबीआईसी ने, ये आप लोगों के लिए मई 2023 में के लिए अमेंडमेंट है, ये सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया कि जो स्पेसिफाइड जर्नी होती है वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है। ओके, वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है। जहां कैब डिस्पोजल पे रहेगी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर, बॉडी कॉर्पोरेट डिसाइड करेगी कि ये कब जाएगी कहां जाएगी, वही सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। ओके, अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, जिसमें हमने क्या देखा था कि भाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, स्पेसिफाई सप्लाईज एंड इट इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर देन इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया भाई, क्या नोटिफाई किया, रियल एस्टेट सेक्टर को कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर में उन्होंने 2 टैक्स रेट रखी, 1% और 5%। अब ये जो पोर्शन आपके आउट ऑफ सिलेबस है केवल समझाने के लिए, तो 1% और 5% उन्होंने रखी। उन्होंने बोला कि 1% 5% दे रहा हूं लेकिन विदाउट आरटीसी है, यानी कि जो भी तुम 1% 5% पे करोगे पूरी की पूरी मेरे को इनकम हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि तुम लोग जो परचेज करोगे सीमेंट विमेंट स्टील है सब, उस पर तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं पाओगे, तो वो भी मेरी इनकम हो जाएगी। तो कहने को 1% 5% जीएसटी है, लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को कंसीडर करोगे तो ज्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई 1% 5% विदाउट आईटीसी तुम लोग, तुम्हारे लिए जीएसटी रेट है बिल्डर लोगों, लेकिन तुम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो जो वो सीमेंट खरीदेंगे या स्टील खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं जिसके ऊपर वो जीएसटी का पेमेंट करेंगे, उसके ऊपर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद आ गया? तो गवर्नमेंट को एक तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मिली है, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से मना कर दिया गया, तो वो भी इनकम हो गई। लेकिन बिल्डर कौम शानी है, तो बिल्डर कौम क्या कर सकते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदना स्टार्ट कर दे। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदोगे तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कैसे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटी तो लगाएगा ही नहीं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्डर ऐसे स्मार्ट हो सकते, तो इसलिए इन्होंने नोटिफाई कर दिया क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में इन प्रमोटरों को। बोला बिल्डर मैं जानता हूं तेरी शहनापंथी, तू जान मुझका अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेगा, क्योंकि तेरे को आईटीसी मिलने वाला नहीं है, तो जीएसटी नहीं पे करेगा तो ऐसे नहीं लेगा, तो सीमेंट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेना स्टार्ट कर देगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसलिए मैं नोटिफाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि भाई जो तू सप्लाई लेगा वो टोटल मिनिमम 80% रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है, क्योंकि तू रजिस्टर्ड पर्सन से लेगा तो जीएसटी का पेमेंट करेगा, तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं। अगर तूने 80% से कम रजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो जितना भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे कर दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब ये देखो, ये एक बिल्डर है प्रमोटर, इसने टोटल परचेजिंग की 20,000 की, ठीक है, 20,000 की परचेजिंग की। इसमें रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया 20% सीमेंट, और मतलब ये वैल्यू का, और ये भी रजिस्टर्ड पर्सन से इतना किया, तो टोटल 9,000 इसने परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से। करना कितना था इसको? मिनिमम 80%, तो 20,000 का 18% कितना होता? 16,000, लेकिन इसने किया 9,000 ही। तो गवर्नमेंट बोलती भैया जो गैप है ना उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे कर दे, यानी 7,000 पे तो रिवर्स चार्ज पे कर दे, जिससे कि 80% पे मेरे को टैक्स मिल जाए। तो 7,000 पे 18% टैक्स पे कर दे, ठीक है। तो जो भी इनपुट है या इनपुट सर्विसेज है, इनपुट क्या होता है?
इनपुट की डेफिनेशन याद हुई, जो गुड्स कैपिटलाइज नहीं किया गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और इनपुट सर्विसेज तो आपको मालूम है, जो गुड्स कैपिटलाइज हो गया वो कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज अगर 80% से जितना भी शॉर्टफॉल है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज। अगर आपने सीमेंट ली है तो 28% रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड से लिया, और कैपिटल गुड्स लिया 1 रुपए का भी लिया तो रिवर्स चार्ज। ठीक है, टोटल के अंदर 80% पे टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। पूरे 1% 5% तो पूरे पे मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट बोलती है 80% पे तो तेरे को पे करना पड़ेगा। अब प्रोविजन रिलेटेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है कि भाई इंडिया के बाहर से भी सर्विसेज दे सकता है ना, कहीं से भी इंटरनेट जहां है। आप ये रिवीजन क्लास यूएस में सुन रहे हो सकते हैं, या मैं हो सकता है आज जयपुर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल यूएस से रिकॉर्ड करके स्ट्रीमिंग कर रहा हूं, हो सकता है ना। सर्विसेज कहीं से भी दे सकते हैं, इंटरनेट वाली तो इंटरनेट के थ्रू जो देनी होती है। तो इसलिए ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरूरी नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस हो इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर फिजिकल प्रेजेंस है तो वो ऐसे भी लायबल है, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 करता है क्या है, बेसिकली शिफ्ट करता है लाइबिलिटी एक्चुअल सप्लायर से ई कॉमर्स ऑपरेटर पर। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया में है तो ठीक है, वो पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया के बाहर है तो हो सकता है उसको कोई पर्सन इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो पर्सन होगा लायबल। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के अंदर उसको, तो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा जिससे कि गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूली कर सके। अब गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, गवर्नमेंट ने 4 सर्विसेज इसके अंदर नोटिफाई कर दी। सबसे पहले याद रखो ओला उबेर। ओला उबेर आप टैक्सी बुक करते हो तो एक्चुअल सप्लायर कौन है, जो टैक्सी ड्राइवर, वो ओला उबेर का प्लेटफॉर्म यूज होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां टैक्सी ड्राइवर की जगह कौन पे करेगा, ओला उबेर ऑलवेज गोइंग टू पे। टैक्सी ड्राइवर की कितना भी टर्न ओवर हो, ऑलवेज इट इज ओला उबेर लाइबिलिटी। दूसरा, हम लोग होटल ऐसा बुक करते हैं ना मेक माई ट्रिप या यात्रा.com से, तो इस मामले में जो लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है होटल से मेक माई ट्रिप या यात्रा.com जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ओके, लेकिन इस मामले में एक बात का ध्यान रखना, अगर होटल का टर्नओवर इतना है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना है 10 लाख 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, तब ये लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की नहीं होगी, तब उस होटल की होगी, इनकी होगी। लेकिन अगर वो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, बेचारे का 5 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो किसकी लायबिलिटी होगी, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी। ओला उबेर में ऐसा नहीं है, ओला उबेर में कितना भी टर्नओवर हो एक्चुअल सप्लाई का ड्राइवर का, हमेशा ओला उबेर लायबल होगा। लेकिन मेक माई ट्रिप यात्रा.com में याद रखना, अगर होटल लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी नहीं होगी, लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होगी। ठीक है, चलो उसके बाद आगे अर्बन कंपनी जो हाउस में प्लम्बिंग कारपेंटिंग ये सब देती है, तो उसके अंदर भी किसकी है, उसके अंदर भी लायबिलिटी किसकी है, अर्बन कंपनी की है। अर्बन कंपनी देखिए ना, ठीक है, वही। लेकिन अगर ये कारपेंटर प्लम्बर दे आर सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन बिकॉज देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर, देन इन दैट सिनेरियो अर्बन कंपनी इज नॉट लायबल, फिर उनको पे करना है एक्चुअल सप्लायर को। ठीक है, फिर चौथा क्या है, जो पिछले साल अमेंड हुआ, स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू, वो होम डिलीवरी ये सब देते हैं स्विगी जोमेटो के थ्रू। तो रेस्टोरेंट जो स्विगी जोमेटो के थ्रू सर्विसेज देती है होम डिलीवरी की, वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है। तो यहां रेस्टोरेंट पे नहीं करेगा, रेस्टोरेंट अगर रजिस्टर्ड है तो भी स्विगी जोमेटो ही पे करेंगे, याद रखना। अब रेस्टोरेंट का हो सकता है कुछ बिजनेस तो डायरेक्ट होता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाते हो तो वो जीएसटी उस पे वो पे करेगा, उसका एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा है। जो वो स्विगी जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है उस पे लायबिलिटी किसकी शिफ्ट हो गई है, स्विगी जोमेटो की। ओके, क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रीमाइसेस जो रेस्टोरेंट है वो ऐसे प्रीमाइसेस में जहां कोई डिक्लेयर टैरिफ है, उसका एकोमोडेशन 7,500 रुपए से ज्यादा है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ताज होटल से आप खाना मंगाते हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका टैरिफ मान लो 10,000 रुपए रूम का हो, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस।
तो चलो रिपीट करते हैं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर क्या हुआ। ओला उबेर के मामले में हमेशा उनकी लाइबिलिटी है। मेक माई यात्रा, आपको एग्जांपल याद रखना, मेक माई यात्रा के मामले में होटल अगर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो होटल की लाइबिलिटी एक्चुअल सप्लायर की, अदरवाइज मेक माई यात्रा की, मेक माई ट्रिप की लाइबिलिटी है। चलो तीसरे में अर्बन कंपनी, प्लम्बर, कारपेंटरिंग, ठीक है, किसकी लाइबिलिटी, अर्बन कंपनी की। लेकिन अगर ये कारपेंटर प्लम्बर दे आर सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन, दे आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, देन अर्बन कंपनी की नहीं है। चौथा स्विगी जोमेटो, रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, उसके थ्रू जो भी सप्लाई होगी स्विगी जोमेटो लायबल होगी। ओके क्लियर। चलो फिर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम दो स्कीम है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 याद कर लो, जिसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हम लोग को पिछले साल की कितनी देखनी, एग्रीगेट टर्नओवर, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़, और ये जो स्पेसिफाई कैटेगरी स्टेट है इसके मामले में 75 लाख। अब ये प्राइमरली जो ये स्कीम है वो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको डिटेल लेक्चर में एक्सप्लेन किया क्या लॉजिक है इसका, लेकिन कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकती है तो इन्होंने उसका थ्रेशोल्ड रख दिया है। अदर देन, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला ये ले सकता है सर्विसेज, तो ये नॉर्मल सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है, लेकिन सप्लायर ऑफ जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो भी इसको ऑप्ट कर सकता है, इसके लिए एक्सेप्शन है, बाकी सप्लायर ऑफ सर्विसेज ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन रेस्टोरेंट के अलावा कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है जो ये स्कीम ऑप्ट करता है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड रख दिया गया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट और यूटी उसका 10% या 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। ओके, ये मैक्सिमम वो दे सकता है सप्लाई ऑफ सर्विस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 की स्कीम सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, क्या रेस्टोरेंट वाला जरूर इसको ऑप्ट कर सकता है, बाकी सर्विस प्रोवाइडर ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स अगर ये ऑप्ट करता है तो उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस की मैक्सिमम लिमिट दी गई है 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख रुपीज विच इज हायर। टर्नओवर इन स्टेट और यूटी पिछले साल का देखना है, और इसमें एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड क्या है, 1.5 करोड़ 75 लाख। टैक्स रेट क्या है, मैन्युफैक्चरर के मामले में टोटो 1%, और मैन्युफैक्चर टर्नओवर इन स्टेट यूटी पे करेगा 1% इन टोटो, 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एचजीएसटी। एग्जाम सप्लाई उसके ऊपर भी पे करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कंपोजिशन स्कीम के लिए बोला है भाई साहब कि ये अगर इंटरेस्ट इनकम इनकी कुछ आती है, इंटरेस्ट इनकम ये सब कुछ आती है, तो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर ये पे नहीं करेगा। याद कर लो, लिख लो, अगर लिखना है तो लिख भी लो, किताब में भी लिखा हुआ है कि एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट और यूटी दोनों के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है, वो टर्नओवर इन स्टेट यूटी की थोड़ा सा ही फर्क है। एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द सेम पेन। एक्सक्लूजन क्या है, जीएसटी, फैमिली टैक्सेस एंड आरसीएम। करेक्ट, यही है एग्रीगेट टर्नओवर की सप्लाई जो हमने चैप्टर 1 में याद की थी। केवल कंपोजिशन स्कीम के लिए, केवल और केवल कंपोजिशन स्कीम के लिए याद कर लो, इंटरेस्ट और डिस्काउंट व्यापारी ने, सप्लायर ने एफडी बनाई बैंक के अंदर, बैंक ने उसको इंटरेस्ट दी, तो जिसको कंसिडरेशन मिलता है वो सप्लायर होता है। तो सप्लायर जो व्यापारी है उसने सप्लाई की सर्विसेज फिक्स डिपॉजिट की, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिला। तो ये केवल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट यूटी की डेफिनेशन मॉडिफाई की गई और बोला कि ये जो इंटरेस्ट है या डिस्काउंट है, जो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट पे उसको इंटरेस्ट को डिस्काउंट बोला जाता है, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। यानी कि जो मैन्युफैक्चर है वो टर्नओवर इन स्टेट यूटी पे तो पे करेगा, एग्जाम सप्लाई के ऊपर भी पे करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर इंटरेस्ट डिस्काउंट है तो उसके ऊपर पे नहीं करेगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। मान लो इस मैन्युफैक्चरर का जो टर्नओवर इन स्टेट यूटी है वो है 95 लाख, ठीक है, 95 लाख है। अब इसके अंदर जो एग्जाम सप्लाई है वो है 30 लाख, और एक एग्जाम सप्लाई हो रहा 5 लाख रुपीज इंटरेस्ट इनकम। तो अगर ये मैन्युफैक्चर है तो ये टैक्स पे करेगा 95 के -5, ये जो इंटरेस्ट को हम माइनस करेंगे, बाकी इसको जो एग्जाम सप्लाई है इसको कैलकुलेट लेंगे साथ में, तो 90 लाख पे करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर के लिए क्या हो गया 1%, फिर रेस्टोरेंट वाला है तो उसके लिए टैक्स रेट क्या है 5%, इसके ऊपर भी सेम ही 90 लाख रहेगा। लेकिन अगर ये ट्रेडर है, अदर सप्लायर, जिसको 1% पे करना है केवल टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर, तो उसको पे करना है केवल 95 -30 -5, यानी कि 60 लाख के ऊपर ही पे करना है उसको।
जो ट्रेडर या अदर सप्लायर होगा वो केवल टैक्सेबल सप्लाई पे करेगा। ओके, वो ट्रेड केवल टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर करेगा, लेकिन जो ये रेस्टोरेंट वाले और ये मैन्युफैक्चरर है ये एग्जाम सप्लाई के ऊपर ही पे करेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट डिस्काउंट है तो उसको माइनस करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? तो मैंने बुक में भी डाला हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि एग्रीगेट टर्नओवर कब यूज करते हैं और टर्नओवर इन स्टेट यूटी कब यूज करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इज बेसिकली टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी, ऑफ द सप्लायर। तो कंपोजिशन स्कीम वो ऑप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इनफैक्ट आफ्टर ऑप्टिंग, मान लो वो एलिजिबल है, उसने ऑप्ट कर लिया, उसके बाद भी आप एग्रीगेट टर्नओवर देखते जाओगे, जिस दिन उसने थ्रेशोल्ड 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस किया, such person become ineligible. So aggregate turnover we need to use for composition scheme for seeing whether that person is eligible for composition scheme और नहीं। ऑप्ट करने के पहले भी देखेंगे और ऑप्ट करने के बाद भी कंटिन्यूसली उसको देखते जाएंगे। टर्नओवर इन स्टेट यूटी का क्या रेलिवेंस है? टैक्स जो पे होगा वो टर्नओवर इन स्टेट यूटी पे होगा, तो ये याद रखना। ओके, इसके अलावा जो 10% देखेंगे या 5 लाख वो भी टर्नओवर इन स्टेट यूटी पे देखेंगे। अब इसके अंदर एक अमेंडमेंट है, तो फॉलोइंग मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स दे आर नॉट एलिजिबल, जैसे आइसक्रीम वाला, पान मसाला, एरेटेड वाटर, तो इसमें जो फ्लाई एश ब्रिक है ये पहले भी हुआ करता था, अब उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। पहले 90% कुछ था लिखा हुआ, अब उन्होंने इसको सब्स्टिट्यूट करके बोल दिया फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्रिक्स। ठीक है, तो ये छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया, ये पहले भी था लेकिन उन्होंने थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा क्लियरिटी दे दी है। क्लियरिटी क्या मतलब, उसने आइटम चेंज कर दिए थोड़े, तो ये ऑप्ट नहीं कर सकते। रिमेंबर, मैन्युफैक्चर ऑप्ट नहीं कर सकता आइसक्रीम का, लेकिन अगर ट्रेडर है, जैसे किराना की दुकान वाला ट्रेड करता है आइसक्रीम के अंदर, तो वो एलिजिबल है। मैन्युफैक्चर के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है, दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये पहली स्कीम हो गई। अब दूसरी स्कीम क्या है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A, जो भी बंदा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वो इसको ऑप्ट कर सकता है। इसके अंदर 50 लाख रुपीज है और क्या टैक्स रेट है 6%। एग्रीगेट टर्नओवर क्या प्रीसीडिंग फाइनेंस है 50 लाख, तो जैसे कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो ऑप्ट नहीं कर सकता। या मान लीजिए जो ये 5 लाख रुपीज की लिमिट है, इससे ज्यादा है उसका सप्लाई ऑफ सर्विस 50% है, तो वो ये ऑप्ट कर सकता है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीज तक है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे कि क्या है, इसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अगर 1 रुपए की भी कोई लिकर फॉर वुमेन कंजम्पशन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करता है, तो ऐसा बंदा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन इनवर्ड सप्लाई हो सकती है। वो सेल नहीं कर सकता, इनवर्ड सप्लाई ले सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता, और मैन्युफैक्चर है आइसक्रीम ये सब का तो वो सप्लाई नहीं ले सकता, लेकिन ट्रेडर है तो ऑप्ट कर सकता है। सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखना, परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन सबके सब एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। आपके अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आप ले सकते हो अगर सब कुछ एलिजिबल है। और अगर आपने ऑप्ट किया तो सारों को ऑप्ट करना है, और जब ऑप्ट आउट करोगे तो सारों को ऑप्ट आउट करना है। आपकी एक बॉम्बे में दुकान है, गुजरात में दुकान, आप बोलोगे नहीं मैं बॉम्बे के लिए तो लेता हूं कंपोजिशन स्कीम, गुजरात के लिए नहीं लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों एलिजिबल है तो ही आप ले सकते हो, दोनों को लेना पड़ेगा, और अगर जब ऑप्ट आउट करोगे तो दोनों को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो नया रजिस्ट्रेशन है वो केवल जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा तो उसके साथ में वो ले सकता है कंपोजिशन स्कीम। तो नया रजिस्ट्रेशन 20 लाख क्रॉस किया, तो जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसके साथ में वो कंपोजिशन स्कीम की दे सकता है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको कंपोजिशन स्कीम के लिए शिफ्ट होना है, तो वो इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर नहीं दे सकता। जब भी नया फाइनेंशियल ईयर बिगिन होने वाला है उसके पहले उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, अगर वो एलिजिबल है तो मान लीजिए अगर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में लेना है तो 31 मार्च 2023 के पहले उसको इंटीमेट करना डिपार्टमेंट को, और वो 1 अप्रैल 2023 से ही ले सकता है। इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर नहीं ले सकता। वो चाहता आज ले लूं तो नहीं ले सकता, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन के मामले में ये छूट है। मान लीजिए नए रजिस्ट्रेशन के समय कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं किया, 10 दिन बाद याद आया रजिस्ट्रेशन मिल गया, अरे मैं कंपोजिशन स्कीम ले लूं, तो नहीं ले सकता।
इफेक्टिव डेट क्या होगी? रजिस्ट्रेशन, नए रजिस्ट्रेशन के साथ में जो भी नई रजिस्ट्रेशन की डेट है, और बाकी लोगों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन न्यू फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। और अगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक एलिजिबल है तो सारे एलिजिबल होंगे, सबको लेना पड़ेगा। एक इनएलिजिबल होता है तो सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे एक पेन के अंदर, और सारों को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो आप एंटिटी वाइज नहीं कर सकते। और अगर गलती से ले दिया है तो डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर सो को नोटिस इश्यू करेगा। और सेक्शन 73 74 भी एप्लीकेबल हो सकता है, और आपको रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट या पेनल्टी भी लग सकती है। और जब भी आप ऑप्ट आउट करोगे 7 डेज के अंदर आपको, मतलब जब भी आप इनएलिजिबल हो गए तो आपको 7 डेज के अंदर बताना है कि मैं इनएलिजिबल हो गया, आपको इंटीमेट करना। ओके, सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 3। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।